जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से शारदेय सर क्लासेस की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज से हम PYQ सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जो कि भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। यह सीरीज़ अगर आप विधि के छात्र हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण तो है ही। इसके अलावा अन्य सभी परीक्षाओं IAS, PCS और जो विभिन्न प्रकार के वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनसे संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। संविधान से हर जगह प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज से ये सीरीज़ शुरू हो रही है, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? ऑप्शंस हैं आपके सामने, 14 व 7, 11 व 7, 15 व 9। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पे देखिए किस परीक्षा में पूछा गया है, ये उसका भी उल्लेख किया गया है। यहाँ पे बिहार PCS जे प्री 2009 में पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर आप आगे आने वाले क्वेश्चंस का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, एक आधार का काम करता है यह किसी भी परीक्षा की तैयारी में। तो इसका उत्तर देखते हैं, बी ऑप्शन यानी कि 11 व 7। ठीक है, यानी कि 11 गवर्नर्स के प्रांत थे व 7 मुख्य कमिश्नर के प्रांत, दोनों मिलाकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता था, क्या कहलाता था? ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रिवी काउंसिल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय। भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो क्या कहलाता था? ये भी जो है बिहार PCS जे की प्री परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर है इसका डी यानी कि संघीय न्यायालय कहलाता था। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया। कौन सा अधिनियम पारित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका उत्तर देखते हैं, ये भी बिहार PCS जे प्री परीक्षा में पूछा गया 2009 की। उत्तर है इसका सी ऑप्शन यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में द्वैध शासन डायरकी स्थापित हुआ था? ऑप्शंस हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपरोक्त में से कोई नहीं। द्वैध शासन की स्थापना भारत में किस अधिनियम के तहत होती है? देखते हैं, ये उत्तराखंड PCS जे की प्री परीक्षा में 2012 में पूछा गया था। उत्तर है इसका सी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से भारत में द्वैध शासन स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1945, 1946, 1947, 1950। यह UP PCS 1991 की परीक्षा में पूछा गया है। संविधान सभा का गठन कब किया गया? उत्तर इसका बी ऑप्शन यानी कि 1946 में। भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर KN काटजू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और C गोपालाचारी। उत्तराखंड PCS जे प्री परीक्षा में 2011 में पूछा गया है प्रश्न। भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है इसका सी ऑप्शन यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं,
संविधान सभा के सदस्य थे जनता द्वारा सीधे चुने हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित, भारतीय राजकुमारों के प्रतिनिधि, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित। संविधान सभा के सदस्य थे ये MPAPO की परीक्षा में 2008 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित किए गए थे संविधान सभा के सदस्य। निम्न वर्णित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? क्रिप्स मिशन, बेबल मिशन, लॉर्ड माउंटबेटन, कैबिनेट मिशन प्लान। उत्तराखंड PCSJ की प्री परीक्षा में 2014 की प्री परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर है इसका डी, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। आगे देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या 10 जनवरी 1948 को। उत्तराखंड PCSJ की प्री परीक्षा में पूछा गया है ये भी 2014 में। उत्तर देखते हैं इसका ए ऑप्शन, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 यानी 9/12/1946 को बुलाई गई थी, उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस हैं आपके सामने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री SN सिन्हा, श्री जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से कोई नहीं। 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई बैठक जो थी संविधान सभा की, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यह उत्तराखंड PCSJ प्री की परीक्षा में पूछा गया है 2014 में। उत्तर है इसका बी, यानी कि श्री SN सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? BN राव, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, MK गांधी। संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। यह प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ सिविल जज की परीक्षा में 2007 में आया है, MPAPO की परीक्षा में 2008 में भी यह पूछा जा चुका है। संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, फ्रैंक एंथनी, BR अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? MPAPO में 2008 में यह पूछा गया है। उत्तराखंड PCSJ की प्री परीक्षा में 2011 में पूछा गया है यह प्रश्न। उत्तर है इसका सी, यानी कि BR अम्बेडकर। संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह प्रश्न भी जो है उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा में पूछा गया है 2014 में। उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि श्री BN राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता थे। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका के प्रारूप को बनाया था? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था। ऑप्शंस हैं श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री BR अम्बेडकर, श्री वल्लभ भाई पटेल। उत्तराखंड PCSJ की प्री परीक्षा में पूछा गया 2014 में यह प्रश्न। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की उद्देशिका के प्रारूप को बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, कब किया गया? ऑप्शन हैं आपके सामने, 14 नवंबर 1949 को, 17 अक्टूबर 1949 को,
26 नवंबर 1949 को, 6 दिसंबर 1949 को। छत्तीसगढ़ पीसीएस में इसे पूछा गया था 2005 में। उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया। कब स्वीकार किया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। यूपी पीसीएस 1992 की परीक्षा में यह पूछा गया है। उत्तर देखते हैं इसका सी, यानी कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया था। विधिक सेवा दिवस है, कब है? 9 नवंबर को, 19 नवंबर को, 10 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को। छत्तीसगढ़ सिविल जज की परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न 2007 में। उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोग में। यह विचारधारा व्यक्त की गई थी किस वाद में? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम A.K. गुप्ता के वाद में, शंकरी प्रसाद के वाद में, गोलकनाथ के वाद में या केशवानंद भारती के वाद में। विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोग में। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि केशवानंद भारती के वाद में यह विचारधारा व्यक्त की गई थी। यह प्रश्न जो है MPAPO 2000 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? ऑप्शंस हैं भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री है, हम भारत के लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? इसे MPAPO प्री 2010 यूपी PCS 2000 में पूछा गया है। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि हम भारत के लोग जो है भारत में संप्रभु है। भारतीय संविधान समर्पित है किसे? संविधान सभा को, संसद को, संपूर्ण मानव समाज को या भारत के लोगों को। यूपी सिविल जज में ये 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तर है इसका डी, यानी कि भारत के लोगों को संविधान, भारतीय संविधान समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य है, क्या है? सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त कराना है, भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है, सरकारी सेवकों को सेवा की सुरक्षा की प्रतिभूति प्रदान करना है। उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य क्या है? सी ऑप्शन, यानी कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। यह प्रश्न जो है यूपी PCS 2003 और 2007 में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, ये भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त कराना है, सरकारी सेवकों को सेवा की सुरक्षा की प्रतिभूति प्रदान करना है, भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराना है, भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना है। उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य, ये दूसरा प्रश्न है। अभी इसके पहले भी हम लोग उद्देशिका के पाठ के उद्देश्य से ही संबंधित एक प्रश्न को देख चुके हैं। ये छत्तीसगढ़ PCS 2005 में पूछा जा चुका है प्रश्न। सी ऑप्शन इसका सही है, भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, उद्देशिका जनता के आदर्शों, आशाओं, निष्ठा और आकांक्षाओं को सम्मिलित करती है, उद्देशिका
संविधान निर्माताओं के आशय एवं संविधान के उद्देश्यों को सम्मिलित करती है। संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है। यह संविधान के परिचय से अधिक कुछ नहीं है। असत्य कथन का चुनाव करना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। यह बिहार पीसीएसजे की प्री परीक्षा में पूछा गया है 2009 में। उत्तर देखते हैं इसका डी ऑप्शन, यानी कि संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है या संविधान के परिचय से अधिक कुछ नहीं है। यह कथन असत्य है। बाकी ऊपर के ए बी सी तीनों ऑप्शंस में जो कथन है वो सत्य हैं। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति का एक मूल कर्तव्य है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना क्या है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। यह यूपी लोअर प्री 2004 में पूछा जा चुका है। उत्तर है इसका सी, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रम सही है? 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन कह रहा है प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। बी ऑप्शन प्रभुसत्ता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। सी ऑप्शन प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, गणतंत्र। और डी ऑप्शन प्रभुसत्ता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, समाजवादी, गणतंत्र। उत्तर देखते हैं इसका ए ऑप्शन, यानी कि प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। यह क्रम सही है। इसे यूपी लोअर स्पेशल परीक्षा 2003 में पूछा जा चुका है। हमारे संविधान की उद्देशिका में पद भारतीय गणतंत्र का संदर्भ है। क्या है? ऑप्शंस हैं। एक संप्रभु तथा समाजवादी गणतंत्र से, एक संप्रभु समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र से, एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र से, या एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र से। हमारे संविधान की उद्देशिका में पद भारतीय गणतंत्र का संदर्भ क्या है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। उत्तर देखते हैं इसका डी, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र से। यूपी पीसीएस 1995 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। संविधान के निर्वचन में उद्देशिका पूर्णतः असुसंगत है, सुसंगत है किंतु वहीं जहां मूल संरचना के तत्वों को जानना है, सुसंगत है किंतु केवल संविधान की भावना जानने के लिए, जहां भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहां सुसंगत है। संविधान के निर्वचन में उद्देशिका की क्या भूमिका है? ऑप्शन हैं आपके सामने। उत्तर है डी, यानी कि जहाँ भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहाँ सुसंगत है। इसे यूपी पीसीएस 2001 की परीक्षा में पूछा गया था। आगे है भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है, उस स्रोत को इंगित नहीं करती है जिससे संविधान को अधिकार प्राप्त होता है, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने वाली चाबी नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। उत्तर है इसका बी, यानी कि प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। इस प्रश्न को यूपी पीसीएस 2001 और यूपी लोअर 2002 में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेख नहीं किया गया है? आर्थिक न्याय का, व्यक्ति की गरिमा का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, सबके लिए शिक्षा का। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? यह यूपी पीसीएस 2004 की परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर देखते हैं इसका डी ऑप्शन, यानी कि सबके लिए शिक्षा का उल्लेख नहीं है, बाकी तीनों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का न्याय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है?
ऑप्शंस हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या नैतिक न्याय। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। कौन से प्रकार का न्याय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या नैतिक न्याय। यह RAS RTS प्री परीक्षा 2003 में पूछा गया है। इसके अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं यह प्रश्न। उत्तर देखते हैं इसका डी ऑप्शन यानी कि नैतिक न्याय। बाकी तीनों सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय तीनों का उल्लेख संविधान में किया गया है। भारत के संविधान के रचयिताओं का मानस निम्नलिखित में किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान के रचयिताओं का मानस यानी कि मन स्थिति निम्नलिखित में किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या मौलिक कर्तव्य में? उत्तर है इसका ए ऑप्शन यानी कि उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। इसे MP सिविल जज 2017 की परीक्षा में पूछा गया था। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया कब, किस संशोधन द्वारा? ऑप्शंस हैं 39वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा और 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया किस संशोधन द्वारा? उत्तर है इसका बी यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। यह प्रश्न UPPCS 2005 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया किस संशोधन द्वारा? ऑप्शन हैं 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 2 के द्वारा, 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 3 द्वारा, 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 4 द्वारा और 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 5 द्वारा। अभी तक संशोधन पूछा जा रहा था, अब संशोधन एक ही संशोधन की विभिन्न धाराओं को पूछ दिया गया किस धारा द्वारा। यह छत्तीसगढ़ सिविल जज की परीक्षा में पूछा गया है। MP हायर जुडिशरी सर्विस में प्री परीक्षा में 2016 में पूछा गया है। उत्तर है इसका ए यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के माध्यम से समावेश हुआ था? 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन या 44वां संशोधन? राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के माध्यम से समावेश हुआ था? MP सिविल जज 2017 की परीक्षा में ये पूछा गया है। उत्तर है इसका बी यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार भी नहीं, 4 बार, 2 बार या फिर 1 बार? भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? MP सिविल जज की परीक्षा में ये 2002 में पूछा गया है। उत्तर देखते हैं इसका डी यानी कि 1 बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। निम्नांकित में से किस वाद में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत आधारिक लक्षण कहा गया है? ऑप्शंस हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, SR बोम्मई बनाम भारत संघ। UPPCS 1998 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर इसका डी ऑप्शन यानी कि SR बोम्मई बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की उद्देशिका का सर्वाधिक महत्व और संविधान का अर्थान्वयन और निर्वचन उद्देशिका में अभिव्यक्त महान और उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सीकरी ने यह मत अभिव्यक्त किया है किस वाद में? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। इन री बेरुबारी यूनियन के वाद में, इन री केरल शिक्षा विधेयक के वाद में,
A. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के बाद में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में। हमारे संविधान की उद्देशिका का सर्वाधिक महत्व और संविधान का अर्थान्वयन और निर्वचन उद्देशिका में अभिव्यक्त महान और उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सीकरी ने यह मत किस वाद में अभिव्यक्त किया है? देखते हैं, उत्तर डी है, यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में। यूपीपीसीएस स्पेशल परीक्षा में पूछा गया 2004 में यह प्रश्न। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया? बेरुवारी का वाद, मेनका गांधी का वाद, गोलकनाथ का वाद या केशवानंद भारती का वाद? झारखंड सिविल जज प्री परीक्षा 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग किस वाद में माना गया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रायः परीक्षाओं में यह पूछा जाता रहा है और आगे भी इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। इसका उत्तर देखते हैं, डी ऑप्शन, यानी कि केशवानंद भारती वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। आगे देखते हैं, इन री बेरुबारी एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधि का शासन संविधान का हिस्सा नहीं है, विधि का शासन संविधान का हिस्सा है, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। यूपी सिविल जज परीक्षा 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर देखते हैं इसका, सी ऑप्शन, यानी कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत संसद किसी नए राज्य की संरचना कर सकती है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 368? बिहार पीसीएस जे की प्री परीक्षा में यह 2009 में पूछा गया था। कौन से अनुच्छेद के तहत संसद किसी नए राज्य की संरचना कर सकती है? उत्तर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी नए राज्य की संरचना कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? इसके पहले हम लोगों ने देखा कि संसद किस नए राज्य की संरचना कर सकती है, और यह प्रश्न है संसद किस नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। 4 ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में या अनुच्छेद 4 में। उत्तराखंड सिविल जज परीक्षा 2009 में यह पूछा गया है। इसका उत्तर देखते हैं, बी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए। 4 ऑप्शंस हैं, संसद में सादे बहुमत और संबंधित राज्य के अनुमोदन से, संसद में सादे बहुमत से, संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा, संसद में सादे बहुमत से और कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए। उसके लिए क्या कंडीशंस हैं? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। यह MP APO 2010 की परीक्षा में, यूपी PCS 2006 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर देखते हैं, ए ऑप्शन, यानी कि संसद में सादे बहुमत, सादे यानी कि साधारण बहुमत और संबंधित राज्य के अनुमोदन से, ठीक है, एक नए राज्य का सृजन किया जा सकता है। ये थे PYQ सीरीज़ के प्रश्न। आगे फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।